तो मैं जय उत्तरानी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल उत्तरानी क्लासेज में। फ्रेंड्स, आज हम रियल एनालिसिस स्टार्ट करने वाले हैं। रियल एनालिसिस में इम्प्रॉपर इंटीग्रल आई थिंक आपके यूनिट 4 में दिया गया है। ठीक है, उसमें पहले रीमान इंटीग्रल दिया गया, उसके बाद इम्प्रॉपर दिया गया है। तो पहले हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल से स्टार्ट करते हैं, इसको ख़त्म करेंगे। इसी के साथ साथ जब आप ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल के वीडियो देखोगे, उसी के पैरेलल में मैट्रिक स्पेस भी स्टार्ट कर देंगे, जो आपका पूरा यूनिट 5 है। तो मैट्रिक स्पेस उसको भी स्टार्ट करते हुए चलेंगे, उसको भी ख़त्म करेंगे। फिर उसके बाद हम फिर कॉम्प्लेक्स के कुछ पोर्शन पे जाएंगे, फिर कॉम्प्लेक्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या करना है। इम्प्रॉपर इंटीग्रल, तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल में हमको क्या करना पढ़ना है आज। प्रॉपर इंटीग्रल पढ़ना होगा। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट सेकंड और थर्ड काइंड। ठीक है, ज़्यादातर जब यूट्यूब पे आप सर्च करोगे ना, तो फर्स्ट सेकंड काइंड ही बताया गया है। आपके एग्जाम में भी ज़्यादातर पूछता है, इसीलिए हो सकता है लोगों ने बताया। थर्ड काइंड बहुत कम जगह डिस्कस किया गया है, यहाँ तो कोई नहीं किया है। ठीक है, तो मैं आज वो भी थर्ड काइंड क्या होता है, ठीक है, कई लोगों को नहीं पता रहता है, तो वो भी डिस्कस करने वाला हूँ। तो भैया इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ना, तो उसके पहले हमको ये पता होना चाहिए कि भाई एक्चुअल में प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है, तभी हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल के कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। तो इसीलिए मैंने पहले प्रॉपर इंटीग्रल में डिस्कस करूँगा, फिर मैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल पे। देखिए, पहले इस पे मत जाइएगा, जो मैंने लिखा है ना उस पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि पहले बुक की लैंग्वेज नहीं, पहले हम नॉर्मल लैंग्वेज में समझ लेते हैं। देखिए, डेफिनेट इंडेफिनेट दो टाइप के इंटीग्रल होते हैं भाई। इंडेफिनेट जिसमें आपको इस टाइप की लिमिट a टू b नहीं दिखती है, उसको इंडेफिनेट। अच्छा, इंडेफिनेट क्यों कहते हैं? क्योंकि उसकी एक से ज़्यादा वैल्यू हम निकाल सकते हैं। जैसे नॉर्मल किसी भी इंटीग्रल को सॉल्व करो, अगर आप वो इंडेफिनेट है तो उसका जो आंसर आता है वो आप देखोगे मिसमैच करता है। किसी का कुछ आ जाएगा, साइन कॉस पे रहता है ना, तो किसी का कुछ आ जाएगा, तो उसमें एक से ज़्यादा आंसर आ सकते हैं। इसीलिए उसको इंडेफिनेट कहते हैं, क्योंकि उसका रियल डेफिनेट फिक्स नहीं होता है। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल अगर रेंज दी गई है तो उसकी वैल्यू कुछ फिक्स आती है, वो डेफिनेट होता है, इसीलिए उसको डेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं। अब डेफिनेट इंटीग्रल में भी प्रॉपर इम्प्रॉपर दो टाइप का हो गया। तो प्रॉपर, अगर सिंपली आपको कोई इंटीग्रल a टू b f(x) dx ये दिया गया है, इसको प्रॉपर इंटीग्रल तब कहेंगे जब ये जो आपका रेंज ऑफ इंटीग्रेशन है, मतलब जो ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट है, ये कोई ना कोई फाइनाइट क्वांटिटी हो। ठीक है, और उस पे ये f(x) बाउंडेड हो। ठीक है, क्या कहा मैंने कि ये दोनों फाइनाइट रहना चाहिए और ये बाउंडेड होना चाहिए। ठीक है, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं है, लैंग्वेज है। अब एक एग्जांपल आप ले लो, जैसे मान लो ये 1 है, ये 2 है। ठीक है, और यहाँ x है, ये dx है। ठीक है भाई, है ना। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो सिंपली इस फंक्शन को सॉल्व करके ये और ये लिमिट आप पुट करके आंसर निकाल दोगे। ठीक है, ये दोनों फाइनाइट है, ये बाउंडेड है। ठीक है, अच्छा, अगर आपसे ये कहा जाए कि अच्छा ये आपको दिया गया है 1 2 और 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, अगर ये आपको दिया जाए तब। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे 1 अपॉन 1 माइनस एक्स है। ठीक है, अगर आप इसको इंटीग्रेंट करते हैं, ठीक है, इसी इंटीग्रेंट में इस 1 को देखो रख के आप देखो, तो 1 माइनस 1 0, 1 अपॉन 0 अनडिफाइंड फॉर्म बन रहा है। ठीक है, तो जहाँ पे अनडिफाइंड फॉर्म ना बने, इम्प्रॉपर के कई टाइप होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड काइंड, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सिंपली ये जानो आपकी इस टाइप का आ गया, ये प्रॉपर नहीं है, इसकी प्रॉपरली हम वैल्यू नहीं निकाल पा रहे, ये इम्प्रॉपर है। और इन सब टाइप का, जैसे इन सब टाइप का है, वो प्रॉपर है। अब आते हैं हम अपनी डेफिनेशन पे। ठीक है, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे। वीडियो की क्वालिटी अगर थोड़ा जैसे ब्लर वलर दिखता हो ना, तो थोड़ा आप 360 या 240 पे करोगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम साफ दिखेगा आपको। ठीक है, देखिए द डेफिनेट इंटीग्रल ओवर a टू b f(x) dx। ठीक है, इस टाइप का हो, इज सेट टू बी अ प्रॉपर इंटीग्रल इफ द रेंज ऑफ इंटीग्रेशन इज फाइनाइट। ठीक है, यही मैंने कहा कि उसकी रेंज ऑफ इंटीग्रेशन फाइनाइट हो
एंड द इंटीग्रेंट एफ एक्स इज बाउंडेड, जो उसमें फंक्शन हो, अब वो किसी भी टाइप का हो सकता है, साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक हो, अलजेब्रिक हो, एक्सपोनेंशियल हो, किसी भी टाइप का हो, वो उस रेंज ऑफ इंटीग्रेशन में बाउंडेड रहना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो वो प्रॉपर इंटीग्रल हो जाएगा। ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया, बहुत एग्जांपल आप बना सकते हो, आप कुछ भी लिख लो है ना, 3 to 5 आप लिख दो, ठीक है। ऑब्वियस है लोअर लिमिट तो छोटा ही होगा है ना, ये बड़ा, ये नहीं कि 5 to 3 कर दें, ठीक है, वो मत करिएगा, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया, या 3x कर दो है ना, या कुछ भी अपने मन से आप इस तरह बना करके उसको प्रॉपरली, बस प्रॉपरली जो डिफाइन हो जिसकी फटाफट आप वैल्यू निकाल लो। जैसे इंटर में आपको जितने भी डेफिनेट इंटीग्रल के टाइप दिए रहते हैं वो प्रॉपर होते हैं, ठीक है, फटाफट आप उसकी वैल्यू निकाल लेते हो। तो उन सबको है ना, नई कोई एग्जांपल आप लिख पाओगे, इंटर की कोई भी बुक उठाना, डेफिनेट इंटीग्रल का चैप्टर खोलना, वहाँ पे जितने आपको दिखेंगे आप देखोगे उसका इंटीग्रेंड भी कर ले रहे हो, फटाक से उसकी वैल्यू रख के, लिमिट में रख के आंसर आ जा रहा है। तो वो जो वहाँ पे जितने डिस्कस किए जाते हैं वो सब प्रॉपर इंटीग्रल होते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं इम्प्रॉपर पे, कि उस इम्प्रॉपर होता क्या है और उसके फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड काइंड पे। देखिए आइए समझते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल, है ना। अभी लैंग्वेज पे मत जाइए, पहले मैं समझा लेता हूँ, फिर इस लैंग्वेज को और एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए मान लीजिए हमने कोई इंटीग्रल लिख दिया a to b एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। अगर ये फंक्शन बाउंडेड है, ये दोनों फाइनाइट हैं, है ना, ये b है, ठीक है, तब ये प्रॉपर होगा। अगर जो मैंने कहा कि ये दोनों बाउंडेड, ये बाउंडेड और ये दोनों फाइनाइट हो, अगर इसमें से कोई एक कंडीशन भी अप्लाई नहीं होती है, ठीक है, मतलब अगर ये अनबाउंडेड हो जाता है किसी केस में, है ना, और इन दोनों में से कोई एक इनफाइनाइट हो जाए या दोनों इनफाइनाइट हो जाएं, ठीक है, तब वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल बनेगा। कैसे? देखिए अगर आपको इस टाइप का दिया हो -∞ to b एफ एक्स डी एक्स, ये क्या है? ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, ठीक है। और क्या हो सकता है? अब हो सकता है ये इन्फिनिटी ना हो, ये इन्फिनिटी हो ऊपर वाला, तब क्या बनेगा? तब यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, है ना, वहाँ पे नीचे आपको देखने में प्रॉब्लम होगा। तब ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे ए ही रहने देते हैं, ये ए हो गया, ये इन्फिनिटी हो गया, ठीक है, ये एफ एक्स हो जाए, ये डी एक्स हो जाए, ठीक है। अब क्या हो रहा है? ठीक है, ये बाउंडेड है लेकिन ये इनफाइनाइट आ गया, ठीक है, ये भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल हो जाएगा। अब हो सकता है कि किसी केस में ए और बी दोनों इनफाइनाइट फॉर्म कर जाए, उस केस में क्या होगा? -∞ to +∞ एफ एक्स डी एक्स। अच्छा, ये भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल हो गया, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना? अभी हम फंक्शन से छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, फंक्शन आपका बाउंडेड ही है, ठीक है। हो क्या रहा है कि जो मैंने ये कहा था ये फाइनाइट प्रॉपर में, अब क्योंकि इम्प्रॉपर हो गया तो ये दोनों या तो इनफाइनाइट हो जाए या तो दोनों में से कोई एक इनफाइनाइट हो जाए, ठीक है। एक इनफाइनाइट हुआ है, एक इनफाइनाइट हुआ है, दोनों इनफाइनाइट हो गए, तो ये सब फॉर्म, ये आपका इम्प्रॉपर का फॉर्म है, ठीक है। और फॉर्म क्या बन सकता है? अच्छा, अब ये हो सकता है कि ये दोनों फाइनाइट हो, ये अनबाउंडेड हो जाए। अच्छा सर, वो क्या होता है? वो केस के लिए मैं ये हटा दूं, ये हटा देता हूँ, बहुत नीचे नहीं लिखने का मन है। तो उस केस के लिए देखिए ये हो सकता है, तो आप ये लिख लो 1 लिख लो, ये 2 लिख लो, 1/(1 - x dx) लिख लो, ठीक है। अब इस केस में क्या हो रहा है कि आपका यहाँ इस 1 पे ये फंक्शन अनबाउंडेड फंक्शन ही इनफाइनाइट फॉर्म कर रहा है ना। 1 माइनस इस x की जगह 1 ये पुट करो तो 1 - 1 1/0, ठीक है, इन्फिनिटी होता है, ठीक है। ये भी आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल का फॉर्म है। अच्छा, और फॉर्म क्या बन सकते हैं? ठीक है, हो सकता है नीचे वाला अनबाउंडेड, इस रेंज ऑफ इंटीग्रेशन बाउंडेड अनबाउंडेड बना देता, हो सकता है कभी ऊपर वाला बना दे। जैसे अगर यहाँ पे हम इसी 1 को हटा के अगर यहाँ पे अब 2 कर देते हैं, अनबाउंडेड बना दिया। अच्छा, हो सकता है कि दोनों अनबाउंडेड बना दे। अच्छा सर, वो कैसे? वो इस तरह होगा, ठीक है। अब ये भी अनबाउंडेड बनाना है, ये भी अनबाउंडेड बना रहा है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि इन दोनों में से कोई इस फंक्शन को अनबाउंडेड ना बनाए,
उसके बीच के पॉइंट बनाए, है ना, तो वो भी इम्प्रॉपर में आता है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बच्चे केवल, है ना, आप लोग क्या करते हो कि केवल इस रेंज ऑफ इंटीग्रेशन को देखते हो कि ये अनबाउंडेड बना रहा है कि नहीं, नहीं, इसको भी देखना है, ठीक है, इसके बीच के इस इंटरवल, है ना, इस इंटरवल जब a टू b ये इसकी लिमिट है, तो इस इंटरवल के बीच में जितने पॉइंट आ रहे हैं उस पे भी वो बाउंडेड रहना चाहिए। अगर अनबाउंडेड हो गया तो वो इम्प्रॉपर हो जाएगा। कैसे कैसे, मान लीजिए हम यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे हम 0 कर दे रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम 4 कर दे रहे हैं। अच्छा, आप ये खुद ही बताओ, अगर क्लोज इंटरवल 0 to 4 अगर ये दिया गया तो भैया इसके बीच में क्या क्या आएगा, इसमें कितने पॉइंट हैं, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अभी केवल इंटीजर्स की बात कर रहा हूँ, बाकी तो और भी पॉइंट आएंगे, है ना, आपको इंटीजर्स पे ध्यान देना है, ठीक है। तो ये 1 2 3 आ गया, और ये 1 2 भी आ गया, और 1 और 2 ये दोनों पे अनबाउंडेड फॉर्म कर रहा है। मतलब अगर इस केस की भी बात करें तो भी ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब आते हैं बुक की लैंग्वेज पे, ठीक है। इसको अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो, ठीक है। देखिए क्या लिखा है मैंने, इफ द रेंज ऑफ इंटीग्रेशन ए बी इज नॉट फाइनाइट, ध्यान दीजिएगा, है ना, जो उसकी रेंज ऑफ इंटीग्रेशन ए बी है वो फाइनाइट ना हो। फाइनाइट ना होने का मतलब वो इनफाइनाइट होगा, ठीक है। और इफ एफ एक्स इज नॉट बाउंडेड एट वन और मोर पॉइंट्स ऑफ ए बी, ठीक है, एफ एक्स उसका बाउंडेड ना हो, ठीक है। वन और मोर पॉइंट मतलब हो सकता है दोनों पे अनबाउंडेड हो सकता है उसके बीच के किसी एक पॉइंट पे हो जाए, ठीक है। अगर जैसे यहाँ पे केवल ये रहता, है ना, अब केवल इसके एक बीच के पॉइंट केवल 2 पे ये अनबाउंडेड है तो भी वो इम्प्रॉपर फॉर्म किया, ठीक है। then the integral of fx over this range is called an improper integral, ठीक है, तब इसको improper integral कहेंगे, ठीक है। अब देखिए उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, ये चीज़ हटा दूँ, ठीक है, ये हटा दे रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, उसको रिप्लाई करके मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। दस द इंटीग्रल a टू बी एफ एक्स डी एक्स इज कॉल्ड एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल इफ, ठीक है, ये लैंग्वेज थी, उसी को मैंने डिस्क्राइब करके लिख दिया है। क्या होगा, अब देखिए इस a को माइनस इन्फिनिटी होना होगा और b को इन्फिनिटी होना होगा, यह तो हो सकता है दोनों, है ना, या तो यहाँ पे इन्फिनिटी फॉर्म कर जाए, या तो यहाँ पे इन्फिनिटी फॉर्म कर जाए, या तो दोनों पे इन्फिनिटी फॉर्म कर जाए, ठीक है, तो भी काम चल जाएगा, तो भी वो इम्प्रॉपर हो जाएगा। वही मैंने लिख दिया है, वन और बोथ इंटीग्रल इंटीग्रेशन लिमिट आर इनफाइनाइट, तो उस केस में ये क्या हो गया, इम्प्रॉपर हो गया। सेकेंड केस क्या बनता है, एफ एक्स अनबाउंडेड होना चाहिए, वही मैंने लिखा है, एफ एक्स इज अनबाउंडेड एट द वन और मोर पॉइंट्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा, केवल उसके रेंज ऑफ इंटीग्रेशन पे नहीं होता है तो भी वो इम्प्रॉपर है, बीच के किसी पॉइंट से होता है तो भी वो इम्प्रॉपर है, किसी एक पॉइंट पे होता है तो भी वो इम्प्रॉपर है। ऑफ, देखिए यहाँ पे क्लोज इंटरवल का यूज किया गया है ना, ए टू बी, ठीक है, इसको इस तरह भी हम लिख सकते हैं ना, मतलब इस पॉइंट या इसके बीच के हर एक पॉइंट पे हमको चेक करना है। हर एक पॉइंट कहने का सेंस वहाँ पे केवल इंटीजर्स से है ना, ठीक है, केवल उसी पे हमको चेक करना है कि वो अनबाउंडेड तो नहीं फॉर्म कर रहा है, ठीक है। सच पॉइंट्स, अब जिस पे वो अनबाउंडेड फॉर्म करेगा, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था ना, 1 to 2 1 upon 1 माइनस एक्स डी एक्स, ये मैंने एग्जांपल लिया था। अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि ये इस 1 के लिए ये फंक्शन अनबाउंडेड फॉर्म कर रहा था, तब इसी 1 को, है ना, कॉम्प्लेक्स में एनालिसिस में आप सिंगुलरिटीज पढ़ोगे, वो भी अभी स्टार्ट करेंगे हम, है ना, रियल थोड़ा हो जाए उसके बाद। तो जिस पॉइंट पे ये अनबाउंडेड फॉर्म कर रहा है इसी पॉइंट को सिंगुलरिटी कहते हैं, ठीक है, वही मैंने लिख दिया है, सच पॉइंट्स आर कॉल्ड सिंगुलरिटीज ऑफ एफ एक्स, मतलब इस फंक्शन के ये सिंगुलर पॉइंट होते हैं, या फंक्शन के लिए ये सिंगुलरिटीज का काम करते हैं, या इसको सिंगुलरिटीज कहते हैं, कैसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो आइए अब जानते हैं कि फर्स्ट काइंड, सेकेंड काइंड, थर्ड काइंड क्या होता है। तो इतना तो आप सबको समझ में आ गया। देखिए इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, ठीक है, पहले समझते हैं फिर हम उसको नोट करेंगे फिर समझेंगे, ठीक है। फर्स्ट काइंड, अगर ये वाला केस बनता है तब उसको फर्स्ट काइंड कहेंगे, मतलब ये भैया कि अगर ये कहीं दिख जाए, ठीक है, या ये कहीं दिख जाए ए इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स, या ये कहीं दिख जाए माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स, इन तीनों में से कोई भी चीज़ दिख जाए तो उसको कहते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड,
ठीक है, बात समझ में आ गई। मतलब उसके रेंज ऑफ इंटीग्रेशन इनफाइनाइट हो जाए तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड हो गया। अब आप समझ गए सेकंड काइंड में क्या होगा। सेकंड काइंड में क्या होगा कि ये फंक्शन एफ एक्स अनबाउंडेड फॉर्म करता होगा। कोई एग्जांपल, ये एग्जांपल आपके सामने है, ठीक है। अगर ये मैं कह दूं यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स है। अब ये आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड है। क्यों सेकंड काइंड है? सेकंड काइंड कह लो, सेकंड टाइप कह लो, अलग अलग करके बुक में लिखा आ गया है ना, तो उस वर्डिंग से आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। क्यों सेकंड काइंड है? क्योंकि इसकी देखो रेंज ऑफ इंटीग्रल जो है वो फाइनाइट है, फंक्शन अनबाउंडेड है, ठीक है, तब वो सेकंड काइंड हो गया। अच्छा, थर्ड काइंड क्या होता है? सर आपने कहा था थर्ड काइंड भी बताएंगे, हाँ ठीक है, थर्ड काइंड भी बताएंगे। थर्ड काइंड जिसमें ये वाला केस और ये वाला केस मिक्स हो। अच्छा, दोनों को मिक्स करके बनेगा क्या? दोनों को मिक्स करके ये बनेगा कि उसका रेंज ऑफ इंटीग्रेशन कोई एक इनफाइनाइट हो जाए, ठीक है, या दोनों इनफाइनाइट हो जाए और फंक्शन भी अनबाउंडेड फॉर्म करे, ठीक है, या तो इन दोनों में से किसी पॉइंट पे, या तो इन दोनों में से बीच के किसी पॉइंट पे वो अनबाउंडेड फॉर्म कर जाए। एग्जाम्पल के लिए आप ये कर लो 1 to इन्फिनिटी, काम चल गया है ना। अगर ये इनफाइनाइट होता तब वो फर्स्ट काइंड होता, ये अनबाउंडेड होता तब वो सेकंड काइंड होता, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इसके लिए अनबाउंडेड फॉर्म कर गया और इसमें इन्फिनिटी भी आ गई, मतलब ये थर्ड काइंड आपका हो गया। थर्ड काइंड जिसमें दोनों चीज मिक्सअप हो, फर्स्ट और सेकंड काइंड, वो थर्ड काइंड हो गया। फर्स्ट काइंड जिसमें रेंज ऑफ इंटीग्रेशन इनफाइनाइट हो, कोई एक या दोनों, वो भी हो सकता है, ठीक है। सेकंड काइंड फंक्शन अनबाउंडेड हो, ठीक है। आइए अब इसी को लिख के समझते हैं बुक की प्रॉपर लैंग्वेज में। अच्छा, पूरी लैंग्वेज लिखने से पहले हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड काइंड के, है ना। फिर उसको डिस्कस करके उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं ये भी हम आज समझेंगे। देखिए क्या है, फर्स्ट काइंड में क्या होता था, उसके रेंज ऑफ इंटीग्रेशन में से कोई एक इनफाइनाइट आ जाए या दोनों इनफाइनाइट आ जाए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए 0 to इन्फिनिटी cos x dx, ठीक है, रेंज ऑफ इंटीग्रेशन आपको इनफाइनाइट दिखा, ठीक है, ये फर्स्ट काइंड हो गया, ठीक। कोई कन्फ्यूजन? कोई कन्फ्यूजन है कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये सेकंड काइंड मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे ये अनबाउंडेड फॉर्म कर रहा है, ठीक है, 0 के लिए नहीं कर रहा है, 1 के लिए कर रहा है, इसके लिए देखिए फंक्शन अनबाउंडेड हो गया, मतलब रेंज ऑफ इंटीग्रेशन फाइनाइट हो, ठीक है, चलेगा, और वो फंक्शन अनबाउंडेड फॉर्म करना चाहिए। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये फंक्शन अनबाउंडेड फॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये सेकेंड काइंड हो गया, ठीक है। थर्ड काइंड, इन दोनों को मिला दें, इन दोनों का मिक्सअप, ठीक है, मतलब फर्स्ट काइंड की जो प्रॉपर्टी है उसको भी सेटिस्फाई करे और जो सेकेंड काइंड की प्रॉपर्टी है उसको भी सेटिस्फाई करे, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट काइंड की प्रॉपर्टी, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक इनफाइनाइट हो जाए, ये इनफाइनाइट हो गया, फर्स्ट काइंड की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दिया। रेंज ऑफ इंटीग्रेशन जो है उसका, उसके कोई पॉइंट या उसके बीच के कोई पॉइंट के लिए वो फंक्शन अनबाउंडेड हो जाए, क्लोज इंटरवल फॉर्म करता था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इन्फिनिटी को तो हम क्लोज नहीं करते, तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का इंटीग्रल फॉर्म करेगा, ठीक है। बाय इन्फिनिटी कितना बड़ा है, कितना बड़ा, कितना बड़ा है ना, उसको क्लोज नहीं कर सकते, यहाँ पे मैंने क्लोज नहीं किया है, ठीक है, ये मत करिएगा, ठीक है, मत कर दीजिएगा। इन्फिनिटी को आप पकड़ नहीं सकते, कोई बहुत दूर है ना, कितना दौड़ाओगे, कितना पकड़ोगे, नहीं पकड़ पाओगे, ठीक है, बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है, छटक के निकल जाएगी, इसको नहीं पकड़ेंगे, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ओपन है, ठीक। अब देखो, अब इसके लिए तो ये अनबाउंडेड फॉर्म नहीं कर रहा है, इसके लिए भी अनबाउंडेड फॉर्म नहीं कर रहा है, कर किसके लिए रहा है, 1 के लिए, तो भैया 1 इन दोनों के बीच में आएगा, आता होगा, है ना भाई, 0 के बाद 1 ही तो आता है इंटीजर में, तो 1 इसमें आता होगा, 1 के लिए अनबाउंडेड फॉर्म कर रहा है, मतलब ये इस सेकेंड काइंड की प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर गया, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड काइंड दोनों की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए इसको थर्ड काइंड कर देंगे। अब आइए फर्स्ट और सेकेंड काइंड को पूरा प्रॉपरली लैंग्वेज लिख के फिर उसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। अब जैसे ये इंटीग्रेशन है तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता होगा कि अरे सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है, प्रॉपर रहता तो हम सॉल्व कर लेते थे भाई, इसको इंटीग्रेट किए, ये वैल्यू पुट किए, सॉल्व कर दिए, ठीक है, लेकिन इसको इस तरह सॉल्व नहीं किया जाता है। मैथ का एक रूल होता है, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, फिर उसको लिख करके सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है।
मैथ का एक रूल होता है कि कोई भी अननोन चीज़ को हम नोन में कन्वर्ट करते हैं तब उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा कैसे? अच्छा जैसे मान लो कि ये लिखा है ना, इसी क्वेश्चन को लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखा है? 0 टू इन्फिनिटी cos x dx। ठीक है, अब इसको इस तरह नहीं सॉल्व करते हैं कि इसको इंटीग्रेट किए ये वैल्यू पुट किया आ जाए, इन्फानाइट आ जाएगा। ठीक है, आंसर नहीं आएगा, गड़बड़ा जाएगा काम आपका। ठीक है, इस तरह सॉल्व नहीं करते हैं। तो मैंने क्या कहा कि मैथ का रूल है कि अननोन चीज़ को नोन में कन्वर्ट करो, है ना। जो चीज़ हम नहीं जानते हैं तो उस नहीं जानने वाली चीज़ को जो चीज़ हम पहले जानते हैं कोशिश करते हैं उससे को रिलेट करना या उसमें कन्वर्ट करना, तब उसको सॉल्व करना। तो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो, जब भी इसको आप सॉल्व करोगे या इस टाइप के इंटीग्रल को, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट वर्ट में कहीं ना कहीं आ ही जाता है। ठीक है, लॉन्ग में तो नहीं आता है। ठीक है, लॉन्ग में इसके टेस्ट अप्लाई होते हैं, वो आएगा आपका। ठीक है, तो अब इसको आप कैसे लिख सकते हो? इसको आप इस तरह लिख सकते हो, लिमिट x टेंडिंग टू x क्या p कर लेते हैं। ठीक है, p से थोड़ा प्यार है हमको, है ना, तो p कर लेते हैं। p टेंस टू इन्फिनिटी, ये इंटीग्रल होगा 0 टू p cos x dx। अब अच्छा ये बताओ कि ये और ये दोनों सेम लिखा गया है? भाई सेम लिखा गया है, देखो, है ना। मैंने क्या किया कि ये इम्प्रॉपर फॉर्म कर रहा था। इतनी चीज़ अगर आपको नहीं दी जाए तो ये प्रॉपर दिख रहा है। ठीक है, प्रॉपर इंटीग्रल दिख रहा है। इसको आपको सॉल्व करने के लिए कहा जाए, ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर दोगे, बिल्कुल कर दोगे। बस करना ही यही है, इम्प्रॉपर है, हमने प्रॉपर में कन्वर्ट कर दिया। फिर जब इसको आप सॉल्व कराओगे तो p को इन्फिनिटी पे टेंड करा देना। ठीक है, p को इन्फिनिटी पे हम टेंड करा के उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, फाइंड आउट हो जाएगी उसकी वैल्यू। अब आइए लिख करके पूरी बाकायदा उसकी डेफिनेशन को हम समझेंगे और यही सब कुछ उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, वो सब हम समझेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों काइंड के लिए। देखिए यहाँ पे प्रॉपर मैंने डेफिनेशन आपके नोट करने के लिए और समझने के लिए दोनों लिख ली, जो अब तक मैं समझा रहा था। अ डेफिनेट इंटीग्रल a to b f(x) dx in which the range of integration is infinite, that is a equal to minus infinity, b equal to infinity, or both and the integrand f(x) is bounded, है ना। आपने ये समझ लिया है कि दोनों में से कोई भी इन्फानाइट हो या दोनों इन्फानाइट हो, बट जो फंक्शन f(x) है वो बाउंडेड रहना चाहिए, तब उसको क्या कहेंगे? इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। ये जनरली अगर आपको फर्स्ट या सेकंड काइंड डिस्क्राइब नहीं करना है ना, अलग अलग छाट के कहीं नहीं बताना है फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो सिंपली सबको इन्फानाइट इंटीग्रल आप कह सकते हो। ठीक है, सेकंड काइंड भी फर्स्ट काइंड भी सबको वो काम कर देगा। इन्फानाइट इंटीग्रल मतलब, ठीक है, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों टाइप का उसमें इंक्लूड हो गया। ठीक है, अब ये केस भी बन सकता है, ये केस भी बन सकता है, ये केस भी बन सकता है। अच्छा ठीक है, अब बात आती है कि इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करें। ठीक है, ऊपर एक छोटा सा मैंने एग्जांपल दिया था। अब देखिए अगर इसको कन्वर्ट करना हो, इसकी वैल्यू निकालनी हो, ठीक है, तब कैसे हम निकालेंगे? यहाँ पे आप कर दो लिमिट x क्या, p से मुझे प्यार है तो मैं p लिखूँगा, p टेंस टू इन्फिनिटी 0 टू p dx अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है भैया, ये इम्प्रॉपर था, इसको हमने प्रॉपर में कन्वर्ट कर दिया और जो चीज़ मेरी इन्फिनिटी थी उस p को मैंने इन्फिनिटी पे चेंज करा दिया। चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे, बात एक ही है। इसको आप सॉल्व करके वैल्यू निकाल के लिमिट अप्लाई कर देना। ठीक है, अच्छा इसको सर कैसे करेंगे? तो आइए इसको भी समझ लेते हैं। इसको करने के लिए आपको क्या करना होगा भाई? अब इस माइनस इन्फिनिटी को हटाना होगा। ठीक है, तो फिर वही काम, लिमिट p से मुझे प्यार है, a से भी मुझे प्यार है, मैं अब a यूज करूँगा, है ना। एक जगह p यूज कर लिए, ठीक है, किसी एक चीज़ से ज़्यादा प्यार नहीं होना चाहिए। अब a से प्यार है तो यहाँ a हो गया, ठीक है, यहाँ पे 0 हो गया, ये e पावर x हो गया, dx हो गया, काम बन गया ना। माइनस इन्फिनिटी है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना। अब हमें अगर इसको कराना होगा तो ये, अब आप लोग बताओ कि इसको कैसे लिखेंगे? यहाँ पे ये था, इसको p करके, है ना, x p टेंस टू इन्फिनिटी कर दिए, यहाँ पे a था, a टेंस टू इन्फिनिटी कर दिए, है ना। अब यहाँ ये नहीं कि माइनस साइन है तो माइनस लगा दें, वो माइनस बस ये दिखा रहा है कि ये इससे कुछ
छोटा नंबर है ना, कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव, तो वो ये आपका ए हो गया ना, ये ए समझ में आ रहा है, ये ऑब्वियस है कि ये कोई नेगेटिव नंबर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये नहीं कि माइनस लगा दें प्लस लगा लें, उससे कंफ्यूज मत होइएगा। अच्छा अब इसको बताइए इसको कैसे करें, ठीक है। अब ये तो नहीं है कि 2 बार हम लिमिट लिखेंगे, ठीक है, वो तो हम कर नहीं सकते। तो आप इसको इस तरह कर लो, ठीक है। अब ये तो पूरा रियल नंबर का सेट हो गया, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, इसको बीच के किसी पॉइंट पे आप ब्रेक कर दो। कैसे? अच्छा आप इसको ये लिख सकते हो, इसको आप बीच के किसी सेम पॉइंट पे, ठीक है, ब्रेक कर दो। तो इसको इस तरह लिख सकते हो, माइनस इन्फिनिटी, ए से मुझे प्यार है, मैं ए ले लूँगा, ठीक है, डी एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे छोटा है तो माइनस ही आएगा, है ना। केवल वो डायरेक्शन दिखा रहा है कि इधर ये निगेटिव वाला है, ठीक है। तो और ये इन्फिनिटी हो गया, और ये डी एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। या तो अगर आप माइनस से कंफ्यूज हो तो माइनस आप मत लिखना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि यहाँ पे सेम ही लिख देना आप तो भी चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप क्या करो, अब इसके लिए क्या कर दोगे आप, लिमिट, अब भाई ए भी हो गया, पी भी हो गया, और किसी चीज़ से मुझे प्यार है, मुझे अच्छा अपने नाम से भी प्यार है, तो मैं जे लिख लूँगा, है ना। जे टेंस टू इन्फिनिटी, अगर जे को उठा के इन्फिनिटी पे भेज दें तो क्या होगा, गायब हो जाएगा, ठीक है। ये जे हो गया, ये ए हो गया, ये डी एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, और ये प्लस, अब यहाँ पे भी ऐसे ही लिमिट लगा दो, लिमिट अगेन यहाँ J1 कर दो, ठीक है, ठीक है। तो ये टेंस टू हो जाएगा इन्फिनिटी, और यहाँ J1 हो जाएगा, यहाँ ए हो जाएगा, ये डी एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आप इस तरह से भी निकाल सकते हो, ठीक है। माइनस प्लस में कंफ्यूज आप मत होना, ठीक है, कहीं भी हो तो आप साइन लेके मत चलना। जैसे बुक में थोड़ा कंफ्यूज किया है, जैसे ये ले लिया है ना, तो यहाँ माइनस लिख दिया है, या कहीं माइनस लिखा है कहीं नहीं लिखा है, तो उससे कंफ्यूज होना, सब आप पॉजिटिव लेके चलना, ठीक है। उससे आंसर में कोई चेंजिंग या आंसर कहीं से भी कुछ गलत आने वाला नहीं है, ठीक है। देखो क्या करना था, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, इसमें भाई ये तो पूरी रियल लाइन हो गई, ठीक है। इसमें किसी एक मिड के पॉइंट पे उसको ब्रेक कर दो, है ना, दोनों पॉइंट सेम रखना आप, है ना, ये नहीं कि अलग अलग, ठीक है। अब इसकी वैल्यू इतनी लिखते हैं, इसको ब्रेक कर दिया। अब ये मेरा क्या हो गया, मैं ये मेरा ये और ये वाला केस बन गया। तो ये वाला केस और ये वाला केस तो बहुत सिंपल है ना, बस लिमिट लगा के वर्डिंग वहाँ पे लिख देनी है। आपको जिससे भी प्यार हो वो यहाँ लिख देना, ठीक है, उसको इन्फिनिटी पे उठा के फेंक देना, काम बन जाएगा। तो ये हो गया। अब बात करेंगे सेकेंड काइंड की वैल्यू कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड, डेफिनीशन पहले भी मैंने बता चुकी है, फिर से एक बार बुक की लैंग्वेज भी आपको समझा दूं। अ डेफिनेट इंटीग्रल ओवर a टू b एफ एक्स डी एक्स इन विच द रेंज ऑफ इंटीग्रेशन इज, थोड़ा स्टाइल में लिखा गया है ऐसे, फाइनाइट बट द इंटीग्रेंट इज अनबाउंडेड, ठीक है, इंटीग्रेंट अनबाउंडेड हो और रेंज ऑफ इंटीग्रेशन फाइनाइट हो, ठीक है। अनबाउंडेड 1 पॉइंट 2 पॉइंट, उसके बीच के कई सारे पॉइंट किसी पे भी हो सकता है, इसलिए मैंने लिख दिया एट 1 और मोर पॉइंट्स ऑफ द इंटीग्रल, ठीक है। यहाँ क्लोज इंटरवल बना है, मतलब इस पे या इसके बीच के किसी पॉइंट पे अनबाउंडेड वो फॉर्म करेगा, तब उसको इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड कहेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ इस पे तो नहीं कर रहा है, लेकिन इसके बीच में भाई ये 1 है ये 5 है, इसके बीच में 2 3 4 आ रहा है, और 2 और 4 पे ये अनबाउंडेड हो गया, ठीक है। तो ये सेकंड काइंड हो गया। और यहाँ पे ये इस जीरो पे, है ना, अनबाउंडेड हो रहा है, ये भी सेकंड काइंड हो गया। अच्छा अब इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो अगर वो केवल यहाँ पे 2 केस मैंने लेके चला है, 2 केस और बनेंगे, 4 केस है, तो पूरा देखना आप, है ना, वीडियो को अगर आधा अधूरा देखते हो तो समझ में नहीं आएगा। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक ही वीडियो में, है ना, जितना भी कॉन्सेप्ट दूँ वो एकदम सॉलिड कॉन्सेप्ट रहे। और अगर आप पूरा वीडियो देखते हो तो मैं ये कोशिश करूँगा कि आपको वीडियो देखते देखते ही मतलब काफ़ी चीज़ें, है ना, उससे रिलेटेड, चाहे आप पहली बार देख रहे हो चाहे नहीं, आपके जितने डाउट बन सकते हैं उस डाउट को मैं खुद कोशिश करूँगा उसको यहीं वीडियो में, जितने आपके माइंड में क्वेश्चन आते हैं वो सब क्वेश्चन मैं यहाँ सॉल्व कर दूँ अपने से ही आपको बता करके, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर देना, ठीक है। हाँ वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। क्या करते हो यार, थोड़ा सा समझ के फिर उसको आप स्किप कर देते हो, है ना,
पूरा नहीं देखते हो तो प्रॉब्लम हो जाती है। काफ़ी चीज़ें रियल एनालिसिस है ना, काफ़ी चीज़ों पे बेस्ड होता है, काफ़ी कॉन्सेप्ट इंक्लूड होता है, ठीक है। तो थोड़ा हो सकता है लेंदी जाए रियल एनालिसिस का वीडियो और कॉम्प्लेक्स का, ठीक है। वैसे तो थर्ड ईयर के पूरे मैथ थोड़ी लेंदी है, तो थोड़ा लॉन्ग वीडियो जाएगा, ठीक है। तो वो चिंता मत करना, आराम से पेंसेस बना के 40 मिनट 45 मिनट आराम से बैठ करके हर एक चीज़ को आप समझ लें। एक बार समझ लो कि बस वो लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा, चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। और समझते चलो, फिर स्क्रीनशॉट ले लो या जैसे भी आपको नोट करना है तो तुरंत आप नोट कर सकते हो। इसीलिए मैं ऊपर ऊपर नहीं चल रहा हूँ, पूरा कॉन्सेप्ट और पूरी जो प्रॉपर लैंग्वेज होती है वो पूरी लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड करा दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। हाँ, तो देखिए अगर अब क्या हो सकता है कि अब वो बी पे अनबाउंडेड फॉर्म करता हो। देखिए दो केस मैंने यहाँ लिखे हैं, दो केस अभी मैं और लिखूंगा तो उसको भी अच्छे से समझिएगा, ठीक है। इफ एफ एक्स इज अनबाउंडेड एट एक्स इज इक्वल टू बी, ठीक है। अगर एक्स इज इक्वल टू बी पे वो अनबाउंडेड फॉर्म करता है, ठीक है। अब क्या है हो रहा है, अब होता क्या होगा कि अच्छा जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, अब इस जीरो को रखेंगे तब ये अनबाउंडेड फॉर्म कर रहा है ना। अब इस जीरो को अगर हम थोड़ा सा इनक्रीज कर दें, है ना, मतलब अगर आप जीरो को जीरो प्लस आप साइलेंट कर दो तब तो ये अनबाउंडेड वाला केस खत्म हो गया ना, ठीक है, खत्म हो गया। वही बस वही हम छोटा सा काम करने वाले हैं कि अगर अपर, एक छोटी सी चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी कि अगर अपर लिमिट पे वो अनबाउंडेड फॉर्म कर रहा है तो उससे थोड़ा कम करके, है ना, अपसाइलन बहुत स्मॉल क्वांटिटी होती है ना, ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। अपसाइलन के लिए कहा ही जाता है कि बहुत छोटी जितना आप सपोज कर सकते हो उससे भी छोटी क्वांटिटी है, लेकिन ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है ना। कितनी छोटी, जितना आप सपोज करोगे उससे भी छोटी, ठीक है, लेकिन ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। तो अब ये बी है, बी में से कुछ कम कर दें, ठीक है भाई। बी पे वो अनबाउंडेड फॉर्म कर रहा था, बी से हमने कुछ कम कर दिया तो अब तो ये अनबाउंडेड नहीं, अब तो ये बाउंडेड वाला फॉर्म हो गया। अब ये प्रॉपर में कन्वर्ट हो गया, वही ना, अननोन को हम नोन में कन्वर्ट करके सॉल्व करते थे। फिर हमने यहाँ पे अपसाइलन को लिमिट अपसाइलन टेंड्स टू जीरो कर दिया है, पहले आप इसको फॉर्म करो फिर ये लिमिट निकाल के वैल्यू निकालो। हाँ, लेकिन ये केस तभी हम बनाएंगे जब इसके लिमिट की वैल्यू कोई फाइनाइट आ जाए, ठीक है, कोई फिक्स की क्वांटिटी आ जाए, है ना, उस केस में आप ये काम करोगे। वैसे जितने प्रॉपर इंटीग्रल मतलब इम्प्रॉपर के केस में दिया रहता है आ जाता है, ठीक है। तो आप ये काम करके सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब सेकंड काइंड, अब हो सकता है कि ये इस ए पे अनबाउंडेड फॉर्म कराता हो, तो वही अब ये जैसे ये जीरो वाला था तो जीरो से अपर वाली लिमिट को थोड़ा कम करना है, ठीक है, लोअर को थोड़ा ज़्यादा करना है। तो हम इसमें अपसाइलन ऐड कर देंगे। अपसाइलन क्या है, ग्रेटर देन जीरो, वेरी स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है, बहुत छोटी क्वांटिटी है, बस जीरो से बड़ी है, ठीक है। तो हमने इसमें अपसाइलन को ऐड कर दिया, यहाँ अपसाइलन टेंड्स टू जीरो कर दिया। इसको आप इस तरह लिख करके सॉल्व करोगे। अब बचे हुए जो दो केस और हैं उसको डिस्कस करते हैं। देखिए थर्ड और फोर्थ केस, अब तक क्या होता था कि या तो ए पे अनबाउंडेड था या तो बी पे, है ना। अब हो सकता है उसके बीच के किसी एक या दो पॉइंट पे अनबाउंडेड हो, ठीक है। तो अगर उसके बीच के किसी सी पॉइंट पे अनबाउंडेड है, फॉर एग्जांपल जैसे हम ये लेके चले थे, यहाँ 1 कर दीजिए, यहाँ 5 कर दीजिए, यहाँ पे 2 माइनस एक्स डी एक्स कर दीजिए। अब ये 2 पे अनबाउंडेड फॉर्म कर रहा है ना, ठीक है। तो यही वाला केस है, इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे वही हम यहाँ सीख रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या हो गया, उस 2 पे अनबाउंडेड है तो पहले जिस पे अनबाउंडेड है उस पॉइंट को, ए और बी का बीच का कोई पॉइंट होगा जिस पे वो अनबाउंडेड फॉर्म करता होगा, उस पॉइंट को आप लिख लो। जैसे अगर इसको पहले आप क्या ब्रेक कियोगे, पहले आप ब्रेक कियोगे ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस बी यहाँ पे सी ये एफ एक्स डी एक्स, इस तरह आप ब्रेक कियोगे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि इस सी पे वो अनबाउंडेड है, तो अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमने ये कर दिया सी माइनस अपसाइलन। जैसे वो फर्स्ट वाला केस था वो ये केस बन गया और सेकेंड वाला केस ये बन गया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू इस तरह निकालेंगे, ठीक है। हाँ, ये है कि इन दोनों की लिमिट प्रोवाइडेड दैट बोथ दिस लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली, है ना, इन दोनों को फाइनाइटली एग्जिस्ट करना होगा तभी आप इस तरह से अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। और फोर्थ केस हो सकता है कि ए और बी भाई दोनों पे अनबाउंडेड बन जाता हो, तब उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हम उसके बीच का वो पॉइंट वो सी ढूंढेंगे कि जिसपे वो बाउंडेड हो, ठीक है। होगा क्या, जैसे एक सिंपल सा आप एग्जांपल ले लो, जैसे 1 है 2 है और यहाँ पे 1/1 माइनस एक्स मैंने दे दिया,
2 माइनस एक्स डी एक्स दे दिया। अब तो भैया अब नहीं, इसको 3 आप कर लो, ठीक है, क्योंकि बीच का एक पॉइंट चाहिए ना जिस पे वो बाउंडेड दिखा दें, ठीक है। तो अब ये इस 3 पे और इस 1 पे दोनों पे अनबाउंडेड फॉर्म कर रहा है, लेकिन हमको क्या करना है, हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आप इसको इस तरह ब्रेक करोगे, इसको आप 1, इसको 2, है ना, इसको 1 माइनस एक्स, ठीक है, अब 3 माइनस एक्स डी एक्स इस तरह किए और प्लस करके यहाँ आपने 3 कर दिया, यहाँ 2 कर दिया, यहाँ 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स 3 माइनस एक्स। वर्डिंग पे ध्यान दीजिएगा, हो सकता है देखने में थोड़ा छोटा लगता हो, ठीक है। इस तरह आप इसको ब्रेक करोगे। अब इस पे, अब इस 1 पे अनबाउंडेड है, तो फिर अब इस 1 को आप क्या करोगे, 1 को 1 नीचे वाले को थोड़ा बढ़ाना है, ऊपर वाले को घटाना रहता है, तो इसको फिर 1 प्लस एप्सिलॉन करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे, इसको 3 माइनस एप्सिलॉन करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। वही कैसे, तो इसको, हाँ ये है कि इन दोनों को फाइनाइटली उसकी जब वैल्यू आएगी तब एग्जिस्ट करना पड़ेगा, मतलब राइट हैंड साइड अगर फाइनाइटली एग्जिस्ट करता है तभी आप इसको इस तरह से ब्रेक कर पाओगे, ठीक है। एक बार पढ़ दे रहे हैं, इफ एफ एक्स इज अनबाउंडेड एट बोथ द पॉइंट्स ए एंड बी ऑफ द इंटरवल ए बी एंड इज बाउंडेड एट ईच अदर पॉइंट्स ऑफ दिस इंटरवल, है ना, मतलब उसके बीच के किसी भी पॉइंट पर अगर वो बाउंडेड मिलता हो तब उसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो आज के लिए तो इतना ही था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल के कन्वर्जेंस पे डिस्कस करेंगे, और कन्वर्जेंस मतलब वो उसके वैल्यू कैसे निकालते हैं, वो कहाँ कन्वर्ज करता है, फाइनाइटली इनफाइनाइटली। जैसे इसको हमने ब्रेक करना सीखा ना, कि इसको इस तरह ब्रेक करके निकालते हैं, इसको इस तरह ब्रेक करके निकालते हैं, फर्स्ट काइंड को हमने ब्रेक किया, तो अब उसी पे कुछ क्वेश्चन आएंगे, उसको हम सॉल्व करना और उसकी वैल्यू निकालना। अब तो हमने थ्योरी पढ़ा, अब इसी का अप्लाइड पोर्शन, इसी को अप्लाई करके, है ना, कुछ न्यूमेरिकल आप ये समझ लो कि इस पे बेस्ड, है ना, कुछ प्रॉब्लम पे हम कुछ न्यूमेरिकल पे डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, जय हिंद।